बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर है बाजार, जहां कल फिर से ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत और भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से आई मुनाफा वसूली 2 दिनों की तेजी के बाद, और आज हल्की सुस्ती कमजोरी के साथ शुरुआत के संकेत। क्या ये मौके खरीदने के हैं या फिर रहना है सावधान? आज रात है फेड की अहम बैठक में ब्याज दरों का फैसला, कल हमारी है वीकली एक्सपायरी। तो ढेर सारा एक्शन नतीजों के बिजी सीजन में। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन आ चुका है और एक्शन भरपूर होने वाला है, नजर है इस पर। दीप, इस बार मिड वीक सेशन बहुत लेट आया है। लेट आया? ऐसा लगा बड़ा गला वाला एकदम और ऐसा दर्द कर रहा। तो आज मतलब मूड माहौल जो है बिल्कुल मार्केट जैसा नजर आ रहा है, सबड्यूड, ठंडा, थोड़ा सा वैसा हाल है। ऐसे पूरे मुंबई के हालात ऐसे ही। एक्चुअली अब जो मुंबई में पोल्यूशन की सिचुएशन है बहुत खराब, उसमें हम दिल्ली से बहुत जबरदस्त कंपटीशन कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि हम आगे निकल जाएं। जहाँ नहीं करना चाहिए वहीं पर हम आगे निकल रहे हैं। मतलब लेकिन बहुत, और इसकी वजह से लगभग टीम में, मुंबई में आप घरों में देख लें, सब जगह हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम, वही गला, खांसी, ये सब जो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां। एब्सोल्युटली। Anyway, सब सावधान है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही थी आजकल मुझे, बहुत सारे लोग अब मास्क के साथ दिखने लगे। हाँ। सो सेफ्टी के पर्पज से अगर मास्क पहने तो अच्छी बात है। बिल्कुल। आइए, एनीवे बताएं सर, आज सुबह शुरुआत करने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से? ट्रिगर्स यही है दीप्ति, अमेरिकी बाजारों में फिर से तेजी का माहौल देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन चढ़कर बंद हुए 125 अंकों की दमदार तेजी डाउ में दिखी है। नेस्डेक 60 अंक ऊपर बंद होता दिखा है। एक और अच्छा संकेत हमारे लिए कच्चा तेल $85 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। और FIs की तरफ से जो अक्टूबर का महीना खत्म हुआ है, 29,000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखी है। पिछले 9 महीनों की सबसे ज़्यादा बिकवाली का आंकड़ा है। वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन 9 महीनों का सबसे बिकवाली का आंकड़ा है। बाजार बंद होने के बाद कल आए नतीजे L&T, टाटा कंज्यूमर्स के, और इसके अलावा मिड कैप्स में मैक्स फाइनेंशियल, साथ ही बिरला सॉफ्ट, JSPL जैसी कई सारी कंपनियों के नतीजे, जिन पर आज हम रिएक्शन देंगे। और आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से है बिजी डे, बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत सारा एक्शन आज बाजार में भी होने वाला है। आइए एक बार अनिल जी आपसे एक्चुअली समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे ये भी है कि आज फेड की पॉलिसी आने वाली है, और उससे पहले 2 दिनों में अमेरिकी बाजार में अच्छा एक्शन बन गया है। वैसे अक्टूबर का महीना काफी खराब रहा था, आई थिंक कोविड के बाद पहली बार है जब 3 महीने लगातार आप गिरावट देख रहे हैं। थोड़ा समझाइए चल क्या रहा है? 2 दिन से आप अच्छे हैं, इवेंट से पहले आप पॉजिटिव हो गए, बट उससे पहले आप इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं, चल क्या रहा है? ये जो भी चल रहा हो, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं थोड़ा डाइवर्ट होना चाहता हूँ। अच्छा, पहले जो मेरे दिल में बहुत मतलब बार बार आ रहा है वो बोल दूं पहले। जी बोलिए। गिफ्ट निफ्टी आपका दिख रहा है 35 अंक नीचे, तो पहला सेंटेंस में बोल दो, उसके बाद आपको जो एनालिसिस करना, जितना नीचे खुले, जितना ज़्यादा नीचे खुले, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है, जितना हमारे मार्केट जितना ज़्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। हाँ, अब आता हूँ मैं आपके सवाल के। मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा था बोले बगैर, ठीक है ना। तो अब आगे अगले 10-15 मिनट में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा आपको क्यों करना चाहिए। पहले अमेरिका चलते हैं। राइट। फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई, और इस बैठक में जाने के पहले अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत है। और क्यों मजबूत है दीप, इसको समझना चाहिए। देखिए, ये सबको पता है कि इस बार फेड ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, करेक्ट। लेकिन बॉन्ड यील्ड जिस तरह से बढ़े, और कल भी फिर से बढ़कर आए, तो बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है? बॉन्ड मार्केट कह रहा है कि ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। आम राय क्या है? ब्याज दरें नहीं बढ़नी चाहिए। और फेड आमतौर पर आम राय के साथ जाता है, यानी कि ब्याज दरें नहीं बढ़ने की संभावना है, इसमें पोज होगा। अगर गलती से उन्होंने बढ़ा दी तब तो खैर हालत ही सब कैलकुलेशन अलग। बट मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अगर आप समझे तो इसका मतलब नहीं बढ़ेगी, राइट। अब इसमें क्या है, अगर वो बढ़ा दे फेड तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नहीं कि ब्याज दरें अचानक से बढ़ गई तो फिर लोग परेशान हुए, वो फेड की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मांगे। सी, अगर समझिए मैं फेड चेयरमैन हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, जो मैं सोचूं, जो मैं डायरेक्शन दूँ, उस हिसाब से बॉन्ड मार्केट चले। न कि वो ये चाहेंगे कि बॉन्ड मार्केट मुझे गाइड करेगी मुझे क्या करना है, करेक्ट। फॉर ए चेंज इस बार बॉन्ड मार्केट गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि बॉन्ड मार्केट कर रहा है कि हमारे हिसाब से ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, लगातार बढ़ी है पिछली पॉलिसी से लेकर अब तक। तो फेड चेयरमैन क्या करेंगे, तुम गलत हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, है ना। तुम क्या डिसाइड करोगे ब्याज दरें बढ़नी चाहिए? जब हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं बढ़नी चाहिए, इस बार पोज होगा, तो बॉन्ड यील्ड इतना बढ़ने की जरूरत क्या है? सही बात है। तो अब उनको गलत साबित करने के लिए फेड चेयरमैन के पास क्या है? अच्छी कमेंट्री। अच्छा वैसे काफी समय से आई नहीं है कुछ भी अच्छी आई नहीं, इसे मैं बता रहा हूँ। तो अगर वो अच्छा बोले तो बोले कि देखो
ठीक है, बॉन्ड मार्केट का अपना रिएक्शन है, बट हम नहीं चाहते हैं कि अभी तुरंत हम थोड़ा सा देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे, ज़रूरत होगी तो बढ़ाएंगे। थोड़ा सॉफ्ट तो हो सकते हैं ना, अगर उनको बॉन्ड मार्केट को गलत साबित करना, और अगर बॉन्ड मार्केट को सही साबित करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री रखी है, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे इशू आता है। बोले आप तो इनके पीछे पीछे चल रहे हो। करेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली पॉलिसी दीप। मजा आने वाला है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं, वो पॉलिसी दे, मॉनेटरी पॉलिसी, और वो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर वो सारे इंडिया के बॉन्ड डीलर्स हैं, हमारे बॉन्ड मार्केट, उनको फॉलो करें, तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि अरे आप तो सब उन्हीं को देख के बोल रहे हो। और अगर वो बोले नहीं मैं शक्तिमान हूँ, तो फिर क्या करेंगे, मैं जो बोलूँगा उस तरह से होना चाहिए। तो ये इस बार फेड चेयरमैन के लिए बड़ा टेस्ट है कि वो मार्केट के पीछे पीछे अपनी कमेंट्री रखते हैं, या ये दिखाने के लिए नहीं, मार्केट अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, फेड अपनी जगह है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस बार की कमेंट्री इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेड चेयरमैन आगे के लिए क्या डायरेक्शन देते हैं। मज़ा आने वाला है। हाँ, मज़ेदार होगी। सो कल एक बड़ा मूव तो रहेगा, ये बात पक्की। हाँ, उससे पहले थोड़े से बॉन्ड डील बढ़कर आए हैं, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, विच इज़ फेयर। कल 98% लोगों को लग रहा था ब्याज दर नहीं बढ़ेगी, अब की बार 99% को लग रहा है। और दीप, आपका काम है ढूंढना उस 1% वाले को। कौन है वो 1%? कौन है वो 1%, है ना? तो अब ये भी मजे की बात है, जब 90% 99% लोग मान रहे ब्याज दर नहीं बढ़ी, तो फिर बॉन्ड डील कैसे बढ़ रहे, है ना? सो अमेरिका में क्या चल रहा है भगवान ही जाने, अलग ही चीज़ है, मतलब मिसमैच ही है कम्प्लीटली, है ना? सो जो भी हो देखेंगे आज। लेकिन इस बीच एक अच्छा संकेत और हमें अमेरिका से मिल रहा है। पहली चीज़ तो है कि लगातार तीसरे दिन बहुत बढ़िया तेजी हुई है, 100-125 पॉइंट। कल इतने ऊपर थे डाउ पर, हम फ्यूचर्स पे जब 3:30 बजे बंद हुआ है। नेस्डेक फ्लैट था, लेकिन नेस्डेक भी 75 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। रसेल 2000 आपका अच्छा चल के आया है, तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी होती थी। और अच्छी बात दूसरी ये भी है दीप, कि कल जब 500 पॉइंट आप बढ़े थे, तब भी बिना किसी बड़े कारण के बढ़े, और आज भी बढ़े तो कोई ऐसा आपके पास रीजन नहीं कि इसकी वजह से बढ़ जाए, है ना? इसका मतलब ये कि पॉलिसी से पहले बाजार शॉर्ट नहीं रहना चाहता, अंडर इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहता। दोनों तरफ का रिस्क होता है ना। हाँ, क्योंकि रिस्क तो दोनों तरफ है। सो अगर 1-2 दिन और नहीं बढ़ता, तब तक मैं पक्का बोलता कि पॉलिसी की बात तो बहुत बढ़िया थी, कल तो हम बात भी कर रहे हैं जी। लेकिन अब ठीक है, थोड़ा हम पॉलिसी के पहले पोजिशनिंग न्यूट्रल सी हो गई है। पहले एकदम कमजोरी वाली थी तो बढ़ने का स्कोप ज़्यादा था, अब थोड़े बढ़ भी गए तो न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हम पॉलिसी में जा रहे हैं, देखते हैं गवर्नर साहब क्या कहते हैं। लेकिन एक और अच्छा संकेत हमारे लिए कच्चा तेल। यस, कहाँ $96-98 से आज वापस से $85 $86 की रेंज में आ गया। तो हमारे लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो कच्चे तेल की गिरावट के तौर पर हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो हमारे बाजारों के लिए तो संकेत ग्लोबली अच्छे ही हैं, ख़राब कुछ नहीं है। एशिया भी रिएक्शन दे रहा, हांगकॉन्ग चाइना को छोड़ दो, बाकी आपका जापान ऊपर है, ताइवान ऊपर है, कोरिया ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं दीप। सिंगापुर ऊपर है, हम क्यों नहीं ऊपर है? गिफ्ट 50 आपने वैसे तो आपने कह दिया जितना नीचे मिले उतना अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल मिलना चाहिए। कल का भी समझाइए। एक तो आज सुबह तो हम थोड़े नरम हैं ही, चलिए ठीक है, कल हम नरम बंदे तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। कल क्या हुआ? क्योंकि बाकी सारे ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, आज से बेहतर ग्लोबल क्यूज कल थे सर, तो फिर कल हमारे बाजार में नरमी क्यों दिखी? कल की नरमी का सबसे बड़ा कारण एक ही था दीप, और वो ये था कि कल परसों सोमवार की अच्छी तेजी के बावजूद आपके पास एफआईएस की बड़े बिकवाली के आंकड़े आए, कैश में भी और फ्यूचर्स में भी, और वही डर था। और इसी वजह से जितने ज़्यादा गैप से खुले उतना बनता नहीं था। सुबह भी हम ये कह रहे थे फ्लैट खुलने दो, नीचे खुलने दो, खरीदा जाएगा। आज भी मैं ये कह रहा हूँ फ्लैट खुलने दो, नीचे खुलने दो, खरीदा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि कहाँ खुलता है वो आपके हाथ में नहीं है, और अगर ज़्यादा मजबूत खुल जाए तो फिर सप्लाई आने का डर है। लेकिन कल के सेशन में जो कुछ हुआ डर वो इसी बात का था, और इसीलिए आप कल भी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, गिरना पहले दिग्गजों ने शुरू किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो बराबर मजबूत है। मिड कैप इंडेक्स तो फिर भी 1.5% हरे निशान में जाकर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट रहा, आखिरी आधे घंटे में वहाँ बिकवाली आई। कल के इस फॉल में दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पहले मैं नेगेटिव बताता हूँ। कल कायदे से देखा जाए तो कल की स्क्रीन बेहद ख़राब थी, और कल आपको नहीं गिरना चाहिए था। क्यों? अगर डाउ आपका 500 पॉइंट ऊपर बंद होकर आए, कच्चा तेल आपका $88 गिरकर $2-3 गिर कर आए, और डाउ फ्यूचर्स लगातार 100-125 पॉइंट आपके ऊपर हो, फिर अगर आप गिर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, राइट, और आपकी अपनी बिकवाली है, खुद की सेलिंग आ रही है, जो कि एफआईएस के नंबर से स्क्रीन ने लिया। तो ये अच्छा संकेत नहीं है कि बाकी सारा माहौल आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन फ्लोज के दम पर आप तेजी से घट रहे हो। और कल की गिरावट ऊपर से बढ़िया वाली हुई, धुलाई वाली,
छोटी नहीं थी, करीबन करीबन 150 पॉइंट तो स्क्रीन पे आप एक तरह से गए हैं, राइट, निफ्टी पे। सो ये कल के सेशन में ये गिरना बहुत नेगेटिव, और आज भी इसका असर बिल्कुल दिखता था, गिफ्ट निफ्टी पे दिख भी रहा है। लेकिन अब इसके विपरीत दूसरी पॉजिटिव बात आपको मैं बताता हूँ जी। कायदे से अगर लार्ज कैप्स गिर रहे हैं, इस तरह की बिकवाली हुई, तो बेचना किसको चाहिए और बेचने का नंबर किसका आना चाहिए? एफआईज का। कल के सेशन में देखिए इतनी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एफआईज ने कितना बेचा मालूम है जी? 700 करोड़ हार्डली सिर्फ। और सामने स्टॉक फ्यूचर्स कितने खरीदे? 560 करोड़। तो नेट नेट 150 करोड़ की भी बिकवाली नहीं है, उसमें भी 67 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद दिए। यानी कि एफआईज ने कल की बिकवाली में उनका योगदान नहीं है। तो फिर किसने बेचा? किसने बेचा? ट्रेडर्स ने। तो देखो तीसरी महाशक्ति दमदार हो रही है, उनके दम पे मार्केट बढ़ रहा और घट रहा है, ये आप देखिए। तो कल उनकी तरह। सो अब आज क्या होगा जी? आज अगर कल आप एफआईज के नंबर को देख के घटे हैं, तो आज एफआईज के नंबर को देख के आपको बढ़ना है, क्योंकि उनकी तरह। लेकिन एफआईज हो रहे हैं थोड़े स्मार्ट। यस। कैसे? रेंज के ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, रेंज के लोअर लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? लेन देन वाला मार्केट है, अपने भी सेम यही करेंगे। सपोर्ट रेंज में लेना है, ऊपर के लेवल पे आपको देना है। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और उसके लिए क्या तरीका है? गैप से खुले, जितना ज़्यादा खुले, जितना बढ़िया सपोर्ट के नज़दीक मिले, ले लो, डन, वहीं पर बस मौका मिल इसी के साथ चलेंगे। तो बहुत क्लियर कर स्ट्रेटेजी है। आज में कोई कंफ्यूजन नहीं। डरिए मत कि 2 दिन तेजी होकर कल गिर गए तो ऊपर नीचे हो गए, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। न बाजार इलेक्शन तक, चलो इलेक्शन आ गया, दिवाली तक न जोर से घटने वाला है, न इसमें भाग जाएगा कि हाथ में नहीं आएगा। करेक्ट। दोनों चीज़ नहीं होने वाली। और उसके ऊपर अगर होनी भी है तो आज तो नहीं होगी। फेड की मीटिंग देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर इसको 18,500 18,600 आना है तो भी फेड डिसाइड करेगा, और 19,500 जाना है तो भी फेड डिसाइड करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास अपने संकेत कम नहीं है। है। हमारे पास खाली हमारा एक ही संकेत है जिसमें चल रहे हैं, वो है एफआईज की खरीदारी, बिकवाली के फिगर, और वो भी रोज ऐसे बदलते हैं। अब आप ज़्यादा बिकवाली भी नहीं सोचते, क्यों कि 13% लोग पे तो बैठे हैं। करेक्ट। और कितना बेचेंगे? सो वो भी आपको पता है, बेचेंगे एक आध दिन बेचेंगे फिर रुक जाते हैं, तो आज रुक गए। सो बड़ी बिकवाली भी लगातार नहीं होने वाली, अनलेस ग्लोबली बहुत खराब हो जाएगा, तो आपको मुझे नहीं पता है ना। सो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका इस मार्केट को ट्रेड करने का 2 तरीके से। एक, इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप सपोर्ट लेवल पे ले लीजिए, रुकावट के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए, पहला। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में अब से लेकर आपकी बजट दिवाली तक ठीक ठाक रहेगी चाल। अच्छा। हाँ, ओह, ये तो अच्छी बात तो वहाँ पे आपको मतलब ऐसा इतना खुश मत हो आप। हाँ, ऐसा कोई जोर से नहीं भाग रहा, मतलब, लेकिन घटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, घटेंगे नहीं ज़्यादा। सो सिलेक्टिवली आप करते कहाँ, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए या आने वाले, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस है कमाई को लेकर, वो लेते रहो। क्यों? करेक्ट तो हो गए सब, जहाँ रिजल्ट्स का आपको कंफर्ट है। तो ये स्ट्रेटजी अपनी रखनी है, बस सिंपल। गॉट इट। क्लियर? ठीक है सर, चलिए। तो अच्छा मूड माहौल है, कोई परेशानी की बात नहीं, ये आपके लिए क्लियर हो गया है। बताएं सर, फिर आज के लिए कुछ खास? फेड की बैठक के पहले अमेरिकी बाजार मजबूत है, कच्चे तेल की गिरावट भी आपके पॉजिटिव है, और कल की मुनाफा वसूली में एफआईज ने बेचा नहीं है, ये अच्छे। लेकिन आज जो चौथी लाइन इंपॉर्टेंट है वो ये कि फेड की बैठक के पहले थोड़े सतर्क रहेंगे। बहुत अनाप शनाप तेजी भी नहीं होगी, तो कोई बहुत जोर से घटेंगी भी नहीं। कमज़ोर शुरुआत हो तो खरीदना है, ज़रूर खरीदना है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 13% पे, 12 से 13%, 1% चढ़ी है, हिली है, तो कोई टेंशन नहीं। 18,925 19,050 125 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 42,300 42,500 बैंक निफ्टी पे बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए आपको धीरे धीरे खरीदना है। ऊपर में रिकवरी में 19,250 19,350 पहला टारगेट निफ्टी का बनता है, और 43,725 43,875 तक का टारगेट बैंक निफ्टी का बनता है। ये आप लेके चलें। ठीक है, गॉट इट। बताएं सर, आज का सेटअप क्या बताना है? एक ग्लोबल छोड़ दो, पॉजिटिव है, बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सारे न्यूट्रल है। एफआई न्यूट्रल, डीआई न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल। ये अच्छी बात है। सो न्यूट्रल नेगेटिव नहीं है, एक्सेप्ट गिफ्ट निफ्टी, जो मैं चाहता हूँ रहे नेगेटिव। अच्छा, जितना नीचे मिले। मैं तो कल भी चाहता था, कल भी यही कह रहा था, और खुल गया देखो 90 पॉइंट, तो काफी ऊपर। कहाँ 30-40 पॉइंट नीचे दिखा रहा, कहाँ 90 ऊपर। क्यों? खोलो नीचे तो लोगों को सबको मौका मिले, है ना? ओके। 18,975 19,050, ये 75 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट है आपके लिए। इसके ठीक नीचे 18,825 18,925 ब्लाइंड बाय जोन है। 850 ही दे दिया, 18,850 18,950 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है।
ऊपर 19,125 19,150 पहली रुकावट की रेंज है, यहाँ तो पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कितनी और ताकत बनती है। 19,200 275 तक अगला टारगेट बनेगा निफ्टी पर आपके लिए। बैंक निफ्टी 42,500 42,725 आपका पहला सपोर्ट जोन है। 42,275 से 42,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन बैंक निफ्टी पर। ऊपर 43,050 43,150 एक बार ये रेंज तो टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे और कितना बढ़ पाता है। 43,350 43,550 अगली रेंज होगी जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की आजकल में हो सकती है। गॉट इट। बाकी डेटा पोजीशनिंग में कुछ एक अच्छी बात है दीप, निफ्टी का पीसीआर भी ठीक है, बैंक निफ्टी का भी बढ़िया घट गया है। बहुत 20 बेसिस पॉइंट निफ्टी का घट गया, बैंक निफ्टी का 118 से 0.84 हल्के Traders हल्के लाइट हो गए। वेरी नाइस। और विक्स 3% बढ़ा है, कोई खास नहीं। ठीक है, बताए फिर स्टॉप लॉसेस सर। 18,975 एक ही, कल 19,000 दिया था, नहीं ट्रिगर हो, आज थोड़ा सा 25 पॉइंट सेफर साइड पे कम किया है, बाकी 19,000 ही है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली 18,975 इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 42,700 छोटा दिया है, 42,850 पे आप बंद हुए, करेक्ट, छोटा है 42,700, ठीक है। ये स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग, ज़्यादा दूर नहीं रखना आपने। शॉर्ट है तो कल का हाई 19,250, ये आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस। क्लोजिंग मैंने छोटा कर दिया थी 19,150, अगर आज 19,150 के ऊपर बंद होता है, फेड की मीटिंग है, तो अपने शॉर्ट नहीं रहना। अगर फिर भी आपको लगना ना 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 मैं तो भाई आराम से, इतना मुझे हड़बड़ी नहीं शॉर्ट काटने की, फेड ने कुछ गलत बोल दिया 200 नीचे मिला तो फिर आप 19,250 का रखिएगा स्टॉप लॉस अपनी श्रद्धा पर। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 43,050, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 43,200, और जिनको लंबा बड़ा रखना हो 43,400 का रखे। आई एम नॉट एडवाइजिंग, योर चॉइस। आज बड़े स्टॉप लॉस रखने का दिन नहीं, ना ठीक है सर। नई पोजीशन, नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी, और खरीदने के लिए बेस्ट रेंज है 18,925 19,050। इस रेंज में 3 टुकड़ों में ले लीजिए, 19,050 पे एंट्री मार लीजिए जहाँ खुलने की तैयारी है। 18,975 19,000 दूसरा, 18,925 तीसरा, 3 टुकड़ों में खरीदिए आराम से। 18,825 का स्टॉप लॉस रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। 19,075 19,125 दो छोटे टारगेट, 19,150 मीडियम टारगेट, 19,225 250 और 275 के फाइनल टारगेट। ये बढ़िया परफेक्ट सप्लाई जोन है, 225 से 275। यहाँ पे तो सारा प्रॉफिट बुक करके आराम से इंतजार कीजिएगा। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 19,150 से मूड बनाएं, थोड़ा वहाँ शुरुआत कर सकते हैं, और बाकी 19,225 250 के आसपास 2 टुकड़ों में बेचना, या 3 में नहीं, 2 टुकड़ों में, एक 19,150 दूसरा 19,250 के आसपास, जहाँ भी 25 पॉइंट का अपना दिमाग लगा लें, बेचे जरूर। 19,350 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे दीप 19,125 19,075 दो छोटे टारगेट हैं, 19,050 19,025 दो मीडियम टारगेट है, 18,975 18,925 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी करनी है। ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, इतनी बढ़िया मक्खन जैसी स्ट्रेटेजी बनी आराम से, अच्छे लेवल्स निकल कर पर बिना, कई बार तो स्ट्रेटेजी में लेवल निकालने में बहुत स्ट्रेस आता है, आराम से कभी कभी बहुत बढ़िया बनते हैं लेवल्स, रेंज लेवल्स बहुत क्लियर है। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है, और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज है, अगर गलती से आ जाए 42,300 42,500 जी, स्टॉप लॉस 42,100। इस फॉल में आप 42,105 का लो बना के आए, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, और वो आपने बनाया था 26 अक्टूबर को, वो आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो होंगे दीप 42,725 775 दो छोटे टारगेट हैं, 42,850 950 दो मीडियम टारगेट, और 43,050 फाइनल टारगेट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो आना मुश्किल है, बात तो सही है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं तो 42,700 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। एक्चुअली स्टॉप लॉस 42,700 का होता है, मैंने 50 पॉइंट का क्वेश्चन ले लिया है, 42,650 ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे दीप 43,050 43,125 दो छोटे टारगेट, 43,275 43,350 दो मीडियम टारगेट, 43,400 और 550 तक के बड़े टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बेचना चाहते हैं, अब बेचने के लिए समस्या ये है कि कहाँ बेचें। अब क्या है, ये बीच वाली जो रेंज है ना 43,150 की, मन तो बहुत करता है यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मूड माहौल देख के बेचना। तो गिफ्ट निफ्टी देख के लगता है 43,150 पे भी बेचना चाहिए, लेकिन बाकी माहौल देख के लगता है थोड़ा ऊपर बेचना चाहिए, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 43,350 पे थोड़ा और ऐड करें, 2 टुकड़ों में बेचें, 43,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप आपके लिए होंगे 43,050 42,875 दो छोटे टारगेट हैं, 42,800 725 और 42,500 ये टारगेट है जिनके लिए बिकवाली भी करनी है। ओके, ये है आपके लिए पूरा लेवल्स, खरीदारी, बिकवाली की रेंज भी। पहला स्टॉक आ गया इस सीरीज का बैन में, और वो है आपके लिए GNFC। इस बार इंडिया बुल्स नहीं है, सेल नहीं है, डेल्टा कॉप नहीं है, GNFC है जो बैन में आ चुका है। कोई और इंपॉर्टेंट डेटा सर, वायदा कारोबार के लेवल 19,000 सबसे इंपॉर्टेंट,
क्योंकि 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट आसानी से टूटेगा नहीं, यानी कि 80 पॉइंट से नीचे से ज़्यादा की कमजोरी अभी दिख नहीं रही है, इसलिए आपको 19,025 पे ही पहली एंट्री मारनी। ठीक है, 19,100 में एक और ब्रेक लेवल है, लगभग 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल दोनों में है, तो 19,100 के ऊपर जाने पर 20 पॉइंट बढ़े तो मजबूत मत समझिए, 19,100 से गिनना है मजबूती। 19,100, हाँ 19,100, ठीक है। ऊपर 19,200 करीबन 1 करोड़ शेयर है। सो बेसिकली आपके दो गोल पोस्ट हो गए, 19,000, 19,100, बीच में आप मिडफील्ड में खेलते रहिए, गोल नहीं होगा। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,845, 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 34 लाख शेयर हैं पुट में, 43,000, 43 लाख शेयर, तो इस रेंज में 43,000 के ऊपर से मजबूत होना शुरू होंगे, 42,500 के नीचे से कमजोर होना शुरू करेंगे, ये आपके लिए डेटा है। ऊपर में 42,200 के आसपास फिर रुकावट है, वही 42,150, 42,200 रुकावट के लिए। डन सर। चलिए, तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी डेटा आपके सामने है। वैसे तो रोज इस समय हम पहले रिजल्ट रिव्यू लेते हैं और फिर अनिल जी अपना स्टॉक ऑफ द डे बताते हैं, बट आज कुछ बढ़िया स्टॉक्स हैं सर के रेडार पर, तो पहले स्टॉक ऑफ द डे। पहले आज स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे कोई खास बात? मिड वीक सेशन थोड़ा अलग की मर्जी है, दीप की मर्जी है, दीप जो चाहे सवाल पहले पूछ। मिड वीक पे तो ठीक है, आइए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, क्या रेडार पर है? मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक मैप में इंडिया, आज पहला स्टॉक ऑफ द डे है, और जो रिजल्ट आए दीप, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। क्या रिजल्ट है, क्या कमाल के रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे हर एक पैरामीटर पे बहुत ही तगड़े नंबर्स आए हैं मैप में इंडिया के। पहले तो मैं लेवल दे दूँ आपको खरीदारी करने के, 2050 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 2100, 2125 और 2160। फिर से एक ही चीज़ कहूँगा दीप की, हर एक पैमाने पे बहुत दमदार नतीजे हैं। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, ऑल टाइम हाई इबिटा कामकाजी मुनाफा है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, मतलब कहीं रुकने और थकने का नाम नहीं। और मैं कई बार बोलता हूँ कुछ स्टॉक्स जैसे मजगांव डोक हुए, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं ना, इनको आप प्राइस के टारगेट के या एमटार हुआ, इनको प्राइस के हिसाब से नहीं लेना है, इनको टाइम के हिसाब से लेना है कि मुझे इतने टाइम तक होल्ड रखना है, इसको मुझे बेचना नहीं है, 2, 3, 4 साल तक मैं रखूंगा, जब तक कि मुझे कहीं भी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा संकेत ना है कि अब रखना ही नहीं रखना, वो क्वेश्चन मार्क। ऐसी परफॉर्मेंस और इतनी बढ़िया पोजिशनिंग और शानदार प्रोमोटर्स, सो आई थिंक इसको बिल्कुल भी बेचने के बारे में सोचा, ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कमाल करना चाहिए। तो मैप में इंडिया मेरा आज का फेवरेट स्टॉक। चलिए, सीई इन्फोसिस्टम्स मैप में इंडिया नतीजों के दम पर अच्छा एक्शन दिखाएगा, और ये आज तो खैर अनिल जी रेकमेंड कर रहे हैं, बट लगातार आईपीओ के टाइम से लगातार सर की रिकमेंडेशन लिस्ट है कई बार, और पहले भी बात करिए, स्पेशल 25 काउंटर भी था ये। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ सलाह पहले आपको दी गई है इस स्टॉक पर। पैसा लगाना है 100%, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कंपनी है दीप, मजेदार, जबरदस्त, लीडर है मार्केट, इनके क्लाइंट लिस्ट देखिए और क्या काम करते हैं, इसमें पोटेंशियल जबरदस्त है, जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है इस बिजनेस में। प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, जो मेरे शब्द थे नायका के वक्त, ये लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है, ये शेयर भी लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। आई एम इन लव विद दिस कंपनी, मतलब ये क्या पोटेंशियल है, क्या विजन है, मतलब ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में होनी चाहिए। और ये कंपनी ऐसी है जो छोटे पैमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आगे फ्यूचर में अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से फोकस कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लगातार हम इसको स्पेशल 25 में है। ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको आपको हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आप देखो हिंदुस्तान की कंपनी गूगल को चने चबा रही है। एग्जैक्टली, क्या बड़ी बात, कैसे लोग होंगे जो गूगल से टक्कर ले रहे हैं, मजाक थोड़ी है। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। बहुत ही बढ़िया लेवल ऑफ कन्विक्शन था सर इसमें। मुझे भी सरप्राइज हो रहा है, ये सब मैं बोला हूँ। मैं जनरली अपनी रिकॉर्डिंग सुनता नहीं, बहुत कम ऐसा कभी हो, कोई घूम फिर के कभी आ जाए तो मैं सुन लो, अलग बात है। बट लेकिन अच्छा है कि कई बार ये होता है कि आपका कन्विक्शन आपके हाव भाव और शब्दों में दिखना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैप में इंडिया इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक, कोई डाउट ही नहीं। आइए इसके अलावा L&T फ्यूचर्स, ये भी हमारा ऑल टाइम फेवरेट, हमारा स्पेशल 25 में भी स्टॉक रहा है। हमेशा से हम 1200 रुपये से लगातार रिकमेंड करते आए हैं। और दीप, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहता हूँ। बताएं सर। ये 5000 का स्टॉक है L&T, वाह, ये 5000 रुपये वाला स्टॉक है। इसको वही वाली बात है, अगर ये स्टॉक खरीद के आप पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते तो क्या खरीदेंगे फिर आप। इसका मतलब है कि आप में ही क्वालिटी नहीं है, आप में ही क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो में 2-5 साल के रखने के लिए भी आप में वो चाहिए, इन्वेस्ट करने की और लॉन्ग टर्म सोचने की हिम्मत चाहिए, है ना। एनीवे, आज के लिए
रिजल्ट्स बहुत ही शानदार। 2920 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 2965, 2965, 2980, 2995, 2980, 2995 ये स्टॉक आपके लिए टारगेट है। शानदार रिजल्ट है, किसी भी तरह से घुमा के देखें, इंडिया के रिजल्ट देखें, इंटरनेशनल बिजनेस देखें, और इंटरनेशनल अब ये सही मायनों में तो गलत बोलूँगा ऐसा होगा, अब और बड़े लेवल पे इंटरनेशनल कंपनी बनती जा रही है। गजब हो रहा है इंटरनेशनल, मतलब बाहर का रेवेन्यू और बाहर का रेवेन्यू में जो बाहर का मार्केट शेयर है अब 43% हो गया थी ओवरऑल का, जो मतलब ग्रेजुअली एल&टी को इंडिया से ज़्यादा ऑर्डर्स बाहर, कल हमने 15,000 करोड़ की बात की, 25,000 करोड़ का ऑर्डर गल्फ से मिला था, सिंगल बिगेस्ट ऑर्डर। आप सोचो इंडिया की कंपनी सारे ग्लोबल कंपनियों को बीट करके एक अकेला 25,000 करोड़ का ऑर्डर लाती, मजाक है क्या। मैं कई सालों पहले मस्कट गया था, ओमान जी, कई सालों के, शायद 10 साल में। ओमान में जब मैं गया तो एक मैंने रोड देखी थी, और वो रोड इतनी स्मूथ, मक्खन एकदम, और चलते चलते साइड में मुझे कहीं एल&टी का बोर्ड दिखा वहाँ पर। हाँ, तो समझ में आया एल&टी ने वो रोड में। तब मैं सोचता था हमारे यहाँ मुंबई में ऐसी रोड क्यों नहीं बन सकती, वहाँ बन रहा रहते हैं क्यों। लेकिन बात हुई कि हर कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एल&टी को अफोर्ड भी तो कर पाना चाहिए। सही बात। क्वालिटी तो कॉस्ट के साथ आती है, और ये कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, सस्ता ऑर्डर लेंगे नहीं, क्योंकि उनका नाम है, उनको वैसा एग्जीक्यूशन करने का। सो एल&टी के केस में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है। एक, हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है, अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक बन के आई है। दूसरा, एग्जीक्यूशन को लेकर कई बार पहले चिंताएं होती थी, इस बार एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी बहुत बढ़िया दिया है। सिर्फ एक चीज़ जरूर की कि मार्जिन हमें लगता है 8.5 से 9% की रेंज में रहेंगे, इस बार 9% है, तो मार्जिन शायद ना बढ़े, लेकिन मार्केट का अंदाजा था कि मार्जिन का गाइडेंस घटा सकते हैं और ज़्यादा, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई थिंक एल&टी एक और अच्छा स्टॉक हो सकता है आज के लिए भी, पोर्टफोलियो के लिहाज से। चलिए, 5 स्टार बिजनेस ये तीसरा स्टॉक है जो खरीदारी करने के राय, कैश मार्केट के स्टॉक हैं ये, तो 730 का स्टॉप लॉस है, 748, 756 और 765 ये भी रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया दीप, हर एक पैरामीटर पे आप देखिए शानदार नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। मार्जिन स्टेबल है, एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई आई है। यही है कि स्टॉक थोड़ा सा कल 1% बढ़ा, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, 3 महीने में 9% घटकर आया है, तो स्टॉक में अब भी थोड़ी बहुत अपसाइड बन सकती है ये स्टॉक, तो आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। आईपीओ के वक्त से हम इस स्टॉक पर पॉजिटिव हैं और अब भी है। चलिए, ये है आपके लिए कुछ बढ़िया स्टॉक ऑफ द डे, नतीजों के दम पर जहां पर एक्शन दिख सकता है, बट बाकी नतीजों पर क्या रहा है एनएलजी की, ये भी एक बार जान लेते हैं। रिजल्ट रिव्यू। बताए सर, और नंबर्स। भारतीय एयरटेल ये ऐसे नंबर्स हैं कि मतलब कहते हैं कि भगवान की मूर्ति में आपको जैसी भगवान की सूरत आप सोचोगे वैसी दिखेगी, वैसे कि वो तो पत्थर है, मूर्त है, राइट। वैसे भारतीय का आपको अच्छा लगता है भारतीय, तो नतीजे अच्छे दिखेंगे, खराब लगता है तो खराब दिखेंगे, लेकिन हकीकत बात है कि ये स्टॉक कुछ अब करता ही नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम डार्लिंग ऑफ मार्केट, अब इसने कुछ परफॉर्म करना ही बंद कर दिया मेरे ख्याल से। मतलब पिछले कल 1% नीचे बंद हुआ है, हफ्ते भर में 2% नीचे बंद हुआ है, 3 महीने में 2.5% बढ़ा है, साल भर में मुश्किल से 12%। मतलब अब वो स्टॉक मतलब लोग थक भी रहे हैं भारतीय को लेकर, और दूसरी तरफ जो इसको पसंद करने वाले उनको फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं चल रहा कोई बात नहीं। वो दोनों तरह की नंबर्स का जहाँ तक सवाल है दीप, नंबर्स में रिजल्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से थोड़े उम्मीद से कमज़ोर है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ भारतीय के रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, जो कैश फ्लो इस बार भारतीय ने दिखाया है, फ्री कैश फ्लो, वो लोगों को पसंद आएंगे। तो आई थिंक मिक्स रिजल्ट है, हल्का सा हो सकता है स्टॉक मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करे, तो मैं लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। दूसरे नंबर से आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स शानदार परफॉर्मेंस है, स्लाइटली, लेकिन मैं कहूँगा कि अनुमान से बेहतर। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तोड़ फोड़ से नंबर हो, रन अवे नहीं है, और क्योंकि उनसे उम्मीदें भी हमेशा हैं। मैं 12 बजे इनकी आज कौन कॉल है मैनेजमेंट की, उसके लिए इंतजार करूँगा आगे का गाइडेंस किस तरह का मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक नतीजों पर नहीं चलेगा या गिरेगा, ये गाइडेंस पे चलेगा या गिरेगा, तो ये के लिए टाटा कंज्यूमर है, मैं शॉर्ट में एनालिसिस दे रहा हूँ। तीसरा है बिरला सॉफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन IT। एक मेरे ख्याल से LTI माइंट्री का आया था, और परसिस्टेंट, और तीसरा बिरला सॉफ्ट। ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तगड़े रिजल्ट दिए। तो बिरला सॉफ्ट किसी भी लिहाज से देखिए बहुत शानदार रिजल्ट है, और आउटलुक भी Q3 उन्होंने जरूर कहा कि थोड़ा सा सबड्यूट रहेगा ये वाली तिमाही, लेकिन चौथी तिमाही से फिर से रफ्तार। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये स्टॉक खरीदने लायक बनेगा, ये बिरला सॉफ्ट। मैक्स फाइनेंशियल
इनलाइन रिजल्ट है, हल्के से बेहतर कहे जाएंगे, खराब कुछ भी नहीं है ऐसा खास। थोड़े से वीएनबी मार्जिन थोड़े से ढीले आए हैं, लेकिन ग्रोथ ठीक है। सो मिले जुले रिजल्ट्स हैं, हल्के से पॉजिटिव साइड पे आप कह सकते हैं। और नवीन फ्लोरिन, ये बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। नवीन फ्लोरिन का क्या होगा, घुमा फिरा के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से देखिए नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं, ठीक है। और आप देखिए स्टॉक 2% घटा है, कल फ्लैट था, 5 दिन में 2% घटा है, 3 महीने में 20% घटा है, और साल भर में 24%। और 52 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछली बार भी रिजल्ट इतने ही खराब थे और स्टॉक घटा ही नहीं। इस बार भी रिजल्ट इतने ही खराब है, क्वेश्चन मार्क घटेगा क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी 52 हफ्तों के लो पे चला है, 3356 का लो है, 3430 चल रहा है 40। सो आई डोंट नो स्टॉक का मूवमेंट कैसा होगा। रिजल्ट्स खराब है, लेकिन एक्चुअली है ना क्या हो रहा है दीप, केमिकल स्टॉक्स में लोग आगे के लिए थोड़ा सा वेट करते हुए दिख रहे हैं। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। देखते हैं कैसे। वेट एंड वॉच में एक चीज़ और बोलना चाहूँ, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर आया हूँ। दिवाली ऑफर 9 बजे, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 दिनों से तो बढ़िया लोगों को मजा आ रहा है। क्योंकि क्या है उसमें क्या हो रहा है कि जिनको स्टॉक्स में ट्रेड करना, उनको या इन्वेस्ट करना, उनके लिए स्टॉक्स भी आना है। और कई सारे लोग जो फंड चाहते हैं ना, उनके लिए फंड भी बढ़िया आते हैं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं थीम लेके आया हूँ। इसमें आपके पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और अलग भी है 9 बजे। और दूसरा ये कि आज से हमारी दिवाली के स्पेशल शुरू हो गया। हाँ, सुबह 11 बजे HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मोनोक साहब से इंटरव्यू मेरा देखिएगा लाइव, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल सर, समझना है उनसे क्या है आगे का आउटलुक, तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, और ब्लू जेट की लिस्टिंग, हाँ वो भी है, बात करनी है, सारा एक्शन बहुत कुछ। चलिए तो एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। अरमान है हमारे साथ, साथ ही नुपुर भी हैं और आशीष भी हैं बताने के लिए ब्रोकरेजेस, खबरें, सारे नतीजे भी। अरमान मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स कौन से लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे आज नतीजे भी हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, टाटा स्टील, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारे स्टॉक्स हैं, गोदरेज कंज्यूमर, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इंद्रप्रस्थ गैस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, REC जैसी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में कई सारे स्टॉक्स, जिसमें कुछ की बात करें तो GMDC हुआ, जुबिलेंट इंग्रेविया, अजमेरा रियल्टी, JK टायर आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में यहाँ पर नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। अक्टूबर के ऑटो सेल्स के डेटा भी आएंगे। BSE यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो उन्होंने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में बढ़ाया था वो आज से इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिकर पर वैट 5% से 10% जो बढ़ाकर किया है, उसकी 1 नवंबर से जो आज से जो है वो दरें जो है लागू होती हुई दिखेगी। पतंजलि ASM सेगमेंट से बाहर आता हुआ दिखेगा। IPO ब्लू जेट हेल्थ केयर IPO की लिस्टिंग है। एक्स डेट है नेस्ले इंडिया में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड 140 का। ग्लोबल के हिसाब से USA की फेड पॉलिसी है। IPO अपडेट्स में ही सेलो वर्ल्ड IPO जो आज बंद हो जाएगा, डे 2 का अगर आप अपडेट देखें तो कुल 1.4 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा पूरा 100% भर चुका है। NI का हिस्सा 4.4 टाइम्स और QIB 5%। और होंजा की बात करें तो वहां पर जो आज डे 1 का अपडेट है, आज डे 2 है, कुल मिला के 13% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 34%, NI का 30% और QIB लगभग 10% बढ़ा। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अनुपुर मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे लेकर आए हैं आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले JSPL के साथ शुरुआत करते हैं। कमजोर नतीजे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अनुमान से भी थोड़े कमजोर आते हुए दिखे। कंपनी की आय 9% से गिरकर इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। हालांकि कामकाजी लेवल पर 18% की ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से कम आते हुए दिखा है। मुनाफा मार्जिन भी देखें तो अनुमान 19% का था, करीबन 18% के मार्जिन आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखेंगे तो आपको एक्सेप्शनल आइटम के चलते 1390 करोड़ का नजर आएगा। हमारा राजा बैटरीज, हमारा राजा एनर्जी पे रखनी है नजर। कंपनी की आय देखें तो 10% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई देखिए। कामकाजी लेवल पे 12% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए हैं 30 बेसिस पॉइंट से। मुनाफा भी देखें तो 12.5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। ज्योति फाइनेंशियल सर्विसेज जो नंबर्स है वो हमारा नाक स्टॉक भी था, उससे बेटर आते हुए दिखे। उस एस्टिमेट से भी बेटर आपको नंबर्स दिखेंगे। कंपनी की आय 28% से बढ़कर आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे 43% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भी देखें तो आपको 35 से सुधर के 40% के हो गए। 500 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। और मुनाफा भी देखें तो आपको 58% की ग्रोथ दिखा रहा है। किया इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय देखें तो 21% से इस क्वार्टर में बढ़ती हुई
बढ़कर आती हुई दिखे, कामकाजी लेवल पे 27% की ग्रोथ है। मार्जिन भी देखें तो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 10.5% के होते हुए दिखे और मुनाफा में भी 31% की ग्रोथ है। मैनकाइंड फार्मा सरप्राइजिंगली यहाँ पे थोड़े नतीजे कमज़ोर आपको नजर आएंगे। कंज्यूमर सेगमेंट जो है कंपनी का, वहाँ पे सुस्त ग्रोथ आती हुई नजर आए। हालांकि कंपनी क्या है 12% से बढ़कर आती हुई दिखे, लेकिन जो अनुमान था उससे कम आपको नजर आएगी। मार्जिन भी देखें तो 24% के 25% होते हुए दिखे। तो मैनकाइंड फार्मा आज फोकस में रहेगा। स्टार हेल्थ पर भी रखनी है नजर। नेट प्रीमियम इनकम देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी। मुनाफा भी 35% से बढ़कर आते हुए दिखा। कंबाइंड रेशियो 99% के आसपास रहा है। कैंस टेक्नोलॉजी मिले जुले नतीजे यहाँ पे कंपनी की आय 32% से बढ़कर है, लेकिन मार्जिन पे बड़ा इम्पैक्ट दिखा है। 16% के मार्जिन घट के 13.5% के रह गए, तो इसका इम्पैक्ट कैंस टेक्नोलॉजी के आज स्टॉक में दिखने वाला है। डीसीबी बैंक लास्ट में यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर रहा है बैंक के लिए। एनआईआई 15% से बढ़कर आती हुई दिखे, लेकिन ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखेंगे तो वो भी बढ़कर आए। तो एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट दिखा है, डिटोरेट होती हुई दिखे, और प्रोविजंस भी देखे तो 28% से बढ़कर आते हुए दिखे। तो ये भी फोकस में रहने वाला है। बहुत कुछ एक्शन है नतीजों का। अरमान बताएं कुछ और नतीजे खबरें आपके पास भी हैं? जी, कुछ नतीजों में सबसे पहले MRPL यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आय लगभग 9% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स यहाँ पर इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 9.8% से इंप्रूव होकर 11% पर आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको 4.5% के आसपास का उछाल दिखेगा। धामपुर शुगर यहाँ पर आय लगभग 15% गिर कर आई है। मार्जिन जो है वहाँ पर भी आपको कमी आती हुई दिखी है, 5.7% से गिरकर 4.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप अपडेट देखें तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने में जो दाखिल रिट पेटिशन जो है वापस ली है उन्होंने, जो यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने दाखिल रिट पेटिशन वापस ली है। खबरों के हिसाब से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। विंडफॉल गेन टैक्स का अपडेट से सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है। विंडफॉल टैक्स बढ़ाया लगभग 750 रुपये प्रति टन, वो उसकी बढ़ोतरी करी है। डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स उन्होंने घटाया है, 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। और वहीं ATF पर जो ड्यूटी है वो 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 प्रति लीटर कर दी, और नई दरें जो है ये आज से ही लागू होती हुई दिखी हैं। इंटरग्लोब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखें OMCs ने या फिर आप एविएशंस की बात करें तो OMCs ने हवाई ईंधन के दाम घटाए हैं, और ATF के दाम में रुपये लगभग 1074 प्रति KL की कमी आती हुई दिखी है। और अंत में रेस्टोरेंट स्टॉक्स, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि OMCs ने 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। ओके, ये है आपके लिए नतीजे और कुछ खबरें। अनुपुर, फाइनल सेट ऑफ खबरें बताइए। बिल्कुल, लुपिन के साथ शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को US FDA की तरफ से EIR इस्टेब्लिश इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है, तो बिना आपत्ति के पूरी जांच कंप्लीट होती हुई दिखी है। तो ये लुपिन आज फोकस में रहेगा। इथोस जहाँ पे QIP लॉन्च किया है कंपनी ने, फ्लोर प्राइस मौजूदा भाव से देखेंगे तो 0.2% के डिस्काउंट पे 31 अक्टूबर को इशू हुआ था, और 3 नवंबर को बोर्ड बैठक में इशू प्राइस पर फैसला होगा। JSW एनर्जी के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखी, जहाँ पे कंपनी के MD एंड CEO प्रशांत जैन साहब ने समय से पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। NBCC जहाँ पे लास्ट में जहाँ पे कंपनी को करीबन 100 करोड़ के 2 नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे, तो ऑर्डर विन की तरफ चलते NBCC भी फोकस में रहेगा। ओके, बहुत सारा एक्शन होने वाला है। ब्रोकरेजेस, इनकी भी ढेरों रिपोर्ट्स हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स पहले। गुड मॉर्निंग दीपांशु। भारतीय एयरटेल के साथ करते हैं शुरुआत। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो केवल 10 रुपये से बढ़ाया। 1100 रुपये का पहला टारगेट था, 1110 का टारगेट दिया, 914 रुपये का भाव चल रहा है। कमेंट्री के लिहाज से देखें तो सब मान रहे कि इंडस्ट्री लीडिंग ARPOs इन्होंने रिपोर्ट किया है। साथ में अगर आप देखें तो होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस में भी ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 960 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि जेफरीज खरीदारी किराए देना जो टारगेट है वो 1090 से घटाकर 1085 रुपये कर दिया है। दिग्गज L&T यहाँ पर नजर रखेंगे। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 3600 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 2935 रुपये का टारगेट दिया है, 3550 का टारगेट दिया खरीदारी किराए के साथ सिटी ने। और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर कमेंट्री देखें तो अच्छी है, खासतौर पर ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर, कैपिटल रिटर्न्स को देकर काफ़ी बढ़िया। साथ में यहाँ पर फोकस रखेंगे
टाटा कंज्यूमर पर यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 901 रुपये का भाव, 933 रुपये का टारगेट है और ये मान रहे कि इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मार्जिन का आंकड़ा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला। लेकिन JSPL कमजोर नतीजे, सिटी ने डाउनग्रेड कर दिया, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब बिकवाली की रेटिंग दे रहे हैं और जो टारगेट प्राइस है इसमें भी अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल कट किया, 810 रुपये से सीधे घटाकर 560 रुपये का टारगेट दे दिया है और अब ये करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दे रहे हैं। 634 रुपये का भाव चल रहा है, 560 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें और इनका भी मानना है कि कंसेंसस से काफ़ी कम यहाँ पर जो है आंकड़े आते हुए नजर आए, 500 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया। नवीन फ्लोराइन जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा और जो टारगेट है इसमें कट किया, 3625 से घटाकर 3165 कर दिया है, 3438 रुपये का भाव चल रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि कैपिटल जुटाने की बात चल रही है तो इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। मैक्स फाइनेंशियल्स रिपोर्ट आई है, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा, 1040 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं नोमेरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1050 के टारगेट के लिए। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, IOC यहाँ पर रिपोर्ट आई है, सिटी की तरफ से बिकवाली की राय को बरकरार रखा, जो लक्ष्य 88 से घटाकर 80 कर दिया है, करीब 90 रुपये का भाव चल रहा है। गेल पर नतीजों का इम्पैक्ट कल हमने देखा था, UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 150 रुपये का टारगेट दिया है और JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 115 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य में पूरे 1 रुपये की बढ़ोतरी की है, 136 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 137 रुपये कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में देखें तो एक कॉमन पॉइंटर मुझे नजर आ रहा है कि ट्रेडिंग अर्निंग्स जो हुई है इनकी, ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग से, इसके चलते अगर आप देखें तो जो नतीजे हैं इनके अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले। बिरला सॉफ्ट नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 610 से बढ़ाकर 630 कर दिया, 548 रुपये का भाव चल रहा है। और ब्रोकरेज हाउस का सभी का मानना है कि जो नतीजे हैं इनके अनुमान से काफी बेहतर और इसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में करीब 2 से लेकर 3% की बढ़ोतरी की है। हमारा राजा एनर्जी मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 623 से घटाकर करीब 580 कर दिया है। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 683 रुपये के लक्ष्य के लिए। 5 स्टार बिजनेस यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय देने 885 रुपये के टारगेट के लिए। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस यहाँ पर CLSE ने खरीदारी की राय दी है, 700 रुपये का टारगेट दिया है। सिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी की फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2440 रुपये का टारगेट दिया है। वेदांत फैशंस मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1445 रुपये के लक्ष्य के लिए। और DLF यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा क्योंकि लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य में अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की है, 570 से बढ़ाकर 650 रुपये का टारगेट दिया है। और मान रहे कि सेकेंड हाफ में भी अगर आप देखें तो जो नए लॉन्चेस होने वाले हैं इसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंत में कमजोर अर्निंग्स के बाद UPL यहाँ पर लगातार खराब रिपोर्ट्स आ रही हैं, ओवरवेट से अब रेटिंग बदलकर इक्वल वेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने और टारगेट 762 से घटाकर 590 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए राय मॉर्गन स्टैनली की तरफ से UPL पर आती है और बाकी सारी ब्रोकरेजेस भी। ढेर सारा एक्शन रहेगा, इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुप्ता साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, बिकवाली का रहेगा आइडिया पिक ऑफ द डे के तौर पर और शॉर्ट इनिशिएट करना है अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में। 168.65 यानी कि 169 के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक करेक्शन मोड में है और पिछले 3-4 दिनों की एक साइडवेज पुल बैक के बाद वापस से यहाँ पर एक बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि 160 रुपए के आसपास तक ये जो करेक्शन है ये जा सकती है, जहां पर शायद ये स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पर 171 का स्टॉप लॉस और टारगेट 160 रुपए का लगाकर अशोक लेलैंड रहेगा बिकवाली के लिए आज पिक ऑफ द डे। आज पहले ही शुभ मुहूर्त में बिकवाली की राय आती हुई हिमांशु जी की तरफ से, जो आमतौर पर कम दिखती है लेकिन बेचना चाहते हैं। और कल का स्टॉक ऑफ द डे तो कमाल करता हुआ दिखा है हिमांशु जी का, बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ा है HCL टेक भी, और आज अशोक लेलैंड बेचना है। कुणाल जी सुप्रभात, आप चाहें तो आज आराम से नोटा दे सकते हैं। मैं तो वैसे भी कभी भी ऑब्जेक्शन लेता नहीं और बंसल जी भी आज है नहीं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले अनिल जी आपको, सारे पैनल पे सभी लोगों को और दर्शकों को अनिल जी आज करवा चौथ की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं अनिल जी।
और जो लोग आज व्रत रख रहे हैं उनसे मेरी विशेष अपील है कि दूसरों पर दबाव न डालें व्रत रखने का। अनिल जी, ये बहुत जरूरी है, और ना ही उसका प्रदर्शन करें कि हम व्रत रख रहे हैं। अच्छा, ऐसा अनिल जी, क्यों? बाकी लोगों पर। अच्छा, ओके, मतलब इसका मतलब कहीं न कहीं से कुणाल जी पर। अच्छा, बंसल जी ने व्रत तो नहीं रखा आज, इसलिए तो नहीं है? अनिल जी अभी आएंगे दोपहर में, तब पूछिएगा अनिल जी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर दबाव डालते हैं, तो इसीलिए अनिल जी मैं पहले ही चलिए, दबाव से मुक्ति की योजना है कुणाल जी की। कम से कम फर्स्ट हाफ तो आपका दबाव मुक्त रहेगा, इतनी हम इंश्योर कर सकते हैं। बाकी फिर आगे की आगे देखेंगे। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ के चार्ट पर अगर आप देखें तो एक पैटर्न बना है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा था। अब अगर आज ये नीचे मिल जाए तो नीचे के स्तरों पर इसमें बाय करें। 1345 का स्टॉप लॉस रख लें। 1425 रुपए का पहला टारगेट होगा 1425 का, और इवेंचुअल टारगेट 1450 रुपए का होगा। तो 1425 के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ में मेरी खरीदारी करें। ओके, एसबीआई लाइफ है खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। अमरीश सर का भी बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग आरजी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है केसी इंटरनेशनल। ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरर्स और पावर सेक्टर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। करीब 100 कंट्रीज से ऊपर इनका ऑपरेशंस है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन टीएनडी पोर्टफोलियो। करंटली करीब 50-50 का रेशियो है इनका। रेलवेज सेगमेंट एक की अर्निंग्स ड्राइवर होगा। ऑर्डर फ्लो स्ट्रॉन्ग है, उसमें करीब 13% ऑफ द ऑर्डर बुक है। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्टिकल में भी गवर्नमेंट का स्पेंड काफ़ी बढ़ रहा है, ये 30% ऑफ द ऑर्डर बुक है। ओवरऑल ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 35,000 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग बिड पाइपलाइन है, तो विजिबिलिटी इज एक्सीलेंट। Q1 में इनका जो अर्निंग्स था काफ़ी अच्छा था। रेवेन्यूज वेंट अप बाय अबाउट 28%, एबिटा 45% बढ़ गया था। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे 70 बिप्स टू अबाउट 5.8%। आज इनका Q2 का अर्निंग्स है, इसके बावजूद मैं रिस्क लेके ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि Q2 में एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यूज करीब 25% बढ़ेंगे और एबिटा करीब 40% बढ़ेगा वाई ऑन वाई। मार्जिन स्टेबल रहेंगे, तो एक्सपेक्टिंग 21% कैगर इन रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो FY25 का जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 38 का है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस बनता है 760 का। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अबाउट 30 to 50% आज लेना चाहिए बिफोर द अर्निंग्स, और यदि मार्केट गिरता है और उसके साथ यदि ये करेक्ट करता है, देन आई थिंक यू शुड बाय द बैलेंस 50%। ओके, तो आधा अभी खरीदें, आधा नतीजे के बाद। ये है राय आपके लिए केसी इंटरनेशनल में खरीदारी करने की अमरीश सर की तरफ से। आइए, जुड़ चुके हैं मेहुल कोठारी साहब भी हमारे साथ। मेहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल आपने पतंजलि रिकमेंड भी किया था, कल 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। कल ही एक्शन में आया, उसके लिए बधाई स्वीकार करें। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अनिल जी, आज का पिक ऑफ द डे भी मेरा यही था। पतंजलि देखिए आज एएसएम से निकल रहा है। हाँ। कल हमने दिया था, थोड़े बड़े स्टॉप लॉस से दिया था, टारगेट बड़ा था, लेकिन जो हमने 1360 के ऊपर के ब्रेकआउट की बात की थी वो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। तो आज अगर मिलता है तो छोटे स्टॉप लॉस से 1330 के स्टॉप लॉस से भी आज लिया जा सकता है, जिन्होंने कल नहीं लिया। अपसाइड का टारगेट रहेगा अनिल जी 1460 का फॉर शॉर्ट टर्म। तो पिक ऑफ द डे रहेगी पतंजलि। 1460 के टारगेट के लिए खरीदें पतंजलि 1330 के स्टॉप लॉस के साथ। सुमित जी का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे रडार पे है, जिसमें एक अच्छा बाउंस यहां से देखने को मिल सकता है, वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर के अंदर एक गिरावट के बाद लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। कंसोलिडेशन का कल एक अच्छा मूव बना ऊपर की तरफ का, और आज फॉलो अप मूव देखने को मिलना चाहिए। 380 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 368 370 के पास का है, तो 370 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 390 का पहला टारगेट, 400 का दूसरा टारगेट, तो खरीदारी करना है अपोलो टायर। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए कुछ और काउंटर्स पर भी नज़र डाल देते हैं जहां पर आपको आज एक्शन आते हुए दिख सकता है और मूव भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकती है। JSPL नतीजों का इस पर भी आपको एक रिएक्शन आते हुए दिखेगा। इसके चार्ट पर एक बार मेहुल जी आपसे राय लेना चाहूँगा। JSPL जरा देखें, बताएं सर क्या करना है। दीपांशु जी देखिए, कल एक ब्रेकडाउन आया था जिंदाल स्टील एंड पावर में तकरीबन 635 के नीचे, तो थोड़ा सा
और डाउन साइड आज आ सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट की बात करें तो 620 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां पर शायद स्टॉक संभल सकता, बिकॉज पिछली जो रैली थी वो यहीं से ब्रेकआउट आया था 620 के आसपास से, और ये काउंटर 730 तक गया था, तो वो ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। तो वहां पर एक बार देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर सपोर्ट ले लेता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग जोन हो जाएगी वो, बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है। 620 का सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसपीएल पर आया।